ओके। तो हम क्या बता रहे थे कि C3 कन्वर्टेज में अगर हम C3b ऐड कर देंगे तो दैट विल बिकम C5 कन्वर्टेज। देखिए C3 कन्वर्टेज में C5 विल बी एडेड। C3b ऐड हो गया C3 कन्वर्टेज में तो इट हैज बिकम C5 कन्वर्टेज। C5 कन्वर्टेज का फॉर्मूला क्या हो गया? C4b C2a C3b या C3b कैपिटल B स्मॉल b C3b एंड पोपर्डिन। तो C5 कन्वर्टेज एंजाइम जो है वो कन्वर्ट करेगा C5 को। C3 कन्वर्टेज एंजाइम का क्या काम था? यहीं पर मैग्निफिकेशन हो जाता है। C3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट है। C3 एक तरह से इसका सेंट्रल रोल है। अगर इसमें म्यूटेशन हो गया C3 प्रोटीन में, आपका पूरा प्रोटीन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है डिरेल हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट डिफिशियंसी हो जाएगा एंड लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन विल अकर एंड पर्सन विल नॉट सर्वाइव। सो C3 म्यूटेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल। C3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहीं पर, क्योंकि C3 में अगर म्यूटेशन हो गया आपका C3b इफेक्टिव नहीं होगा। C3b C4b एंड C5b का एक एडिशनल फंक्शन और है कि दे वर्क एज ऑप्सोनिन ऑल्सो। ऑप्सोनिन दे वो ऑन द पैथोजन सेल सरफेस और उसको मास्क कर लेता है ऑप्सोनिन। C3b फ्रैगमेंट C4b फ्रैगमेंट C5b फ्रैगमेंट्स बाइंड करते हैं पैथोजन के सेल सरफेस पर। आज सुबह ही पढ़ाए थे बायोकेमिस्ट्री का क्लास में थायोईस्टर फंक्शनल ग्रुप। तो एक थायोईस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है इसमें इन वन ऑफ इट्स पॉलीपेप्टाइड चेन C3b, और पैथोजन के सेल सरफेस से वो थायोईस्टर बॉन्ड जो है इमीडिएटली रिड्यूस होता है। जैसे ही C3b फ्रैगमेंट जनरेट होता है तो एक एक्सपोज थायोईस्टर बॉन्ड है, वो हाईली रिएक्टिव है। तो जल्दी से उसको अगर प्रोटीन मिल गया बैक्टीरियल सेल सरफेस पर जिसका अमीनो ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्सपोज्ड है, तो उसके साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है तुरंत, लेकिन चाहिए उसको। अगर तुरंत नहीं मिलेगा तो रिड्यूस हो जाएगा। तो रिड्यूस C3b विल नॉट ऑप्सोनाइज। तो ये सेम मैकेनिज्म सबका है, C3b का भी है, C4b का है, C5b का। जैसे ही ये जनरेट हुआ तो 90% C3b जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो एक तरह से ये आप कह सकते हैं रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी है, क्योंकि C3b इज गेटिंग प्रोड्यूस्ड इन लार्ज अमाउंट, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लीफिकेशन हो रहा है। C3 कन्वर्टेज जो है C3b को बदल रहा है। एक C3b कन्वर्टेज विल गिव राइज टू मेनी C3b फ्रैगमेंट and some of the C3b fragments will go and bind with C3 convertase enzyme itself, और कुछ जो है बाइंड कर जाएंगे C3b, वो ऑप्सोनिन में चले जाएंगे। Some C3b fragments will bind to C3 convertase and will give rise to C5 convertase, and majority of the C3b fragment will be utilized for the opsonin. तो C5 convertase अब क्रिएट हो गया, और छोटा फ्रैगमेंट सबका जान लीजिए, C3 का, C4 का, C5 का, ये तीनों का छोटा फ्रैगमेंट जो है C5a, C3a, C4a, ये आपका एनाफिलाटॉक्सिन्स है। और अब C5b का कन्वर्टेज का फॉर्मेशन हो गया। C5 कन्वर्टेज बनने के बाद दिस विल कन्वर्ट C5, दिस विल हाइड्रोलाइज C5 को in C5b and C5a. C5b is the larger fragment. C5b जो है अब enzymatic, this will bind to C6 और ये recruit करेगा, ये enzymatic in nature है, this will recruit other polypeptides and it will form the membrane attack complex. Finally, membrane attack complex बनने के लिए C5b जरूरी है। C5b बनाने के लिए इतना कहानी चला ऊपर से। ओके, C5b ऐसे नहीं ना बन जाएगा। अगर C5b ऐसे बनने लग जाए, बहुत ही टाइटली रेगुलेटेड है इतने पाथवे के द्वारा, C5b ऐसे ही बनने लग जाए तो हमारे होस्ट सेल को भी मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स कैन अटैक, होस्ट सेल सरफेस को भी। तो ये टाइटली रेगुलेटेड है, आप समझ गए ये। और देखिए ये तो हम ऊपर बता दिए ओवरव्यू, अब हम इसके डिटेल में जाएंगे। क्लासिकल पाथवे का बता दिया आपको, लैक्टिन पाथवे भी समझ लीजिए। ओके, तो mannose binding lectins है, they are present in your serum, these proteins are present in your serum, and these proteins
are collectively called as lectins. These lectins bind to the pathogen surface and they recognize some of the carbohydrate residues arranged in a fashion, a particular fashion. Suppose, for example, 8 mannose residues are there in a chain, then this lectin will recognize 8 mannose residues. If 7 mannose residues are there, it will not recognize it as a pattern recognition molecule. So a specific pattern of mannose residues it recognizes. So now pattern recognition molecule has been identified with the pattern recognition receptor like MBLs. Lectin binds with the pathogen cell surface पर जो कार्बोहाइड्रेट है उससे लैक्टिन बाइंड कर गया. यही लैक्टिन जो है C1 कॉम्प्लेक्स C1Q के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर है इसका. ओके और इसके बाद लैक्टिन जब बाइंड कर गया देन मास्क क्या काम कर रहा है, वही काम कर रहा है जो C1 कॉम्प्लेक्स के अंदर C1R और C1S these two serine proteases कर रहे थे. तो मास्क भी वही कर. मास्क का फुल फॉर्म क्या है? मैनोज बाइंडिंग लैक्टिन एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएजेस. तो मास्क जो है अब क्या कर रहा है? मास्क भी वही कर रहा है जो C1S कर रहा है यहाँ पर. ओके C1S क्या कर रहा था? C4 को, इसके C4 और C2 दोनों सबस्ट्रेट थे तो C4 को क्लीव कर रहा था C4B और C4A में. तो मास्क भी क्या कर रहा है? C4B और C2A एंड उसके बाद C2A के साथ बाइंड करके फिर C3 कन्वर्टेज एंजाइम बना दिया. तो सेम एंजाइम है CP/LP क्लासिकल पाथवे एंड LP लैक्टिन पाथवे का सेम एंजाइम है. C4B C2A सेम एंजाइम क्यों है? जो सीरीन प्रोटीएजेज है मास्क का भी सबस्ट्रेट C4 C2 है और लैक्टिन पाथवे का, और सीरीन प्रोटीएज जो है आपका क्लासिकल पाथवे का जैसे C1S इसका भी सबस्ट्रेट C4 और C2 ही है. इस वजह से एक कॉमन C3 कन्वर्टेज एंजाइम दोनों पाथवे से आए, लेकिन C3 convertase enzyme coming from the alternate pathway is different. Finally, C3 convertase enzyme binds with C3B and it produces C5 convertase enzyme. C5 convertase enzyme produces C5B and C5 takes a major role in the formation of membrane attack complex. Okay? अब हम आते हैं, इतना समझ में आया सबको? ये हम समराइज किए हैं लास्ट क्लास, समझ लो, क्योंकि इतना ही समराइज करेंगे तो फिर अब आगे चलना मुश्किल होगा, क्योंकि इतना क्लास भी ले रहे हैं एक लंबे टाइम के बाद. तो आगे से शुरू करते तो फिर आपको समझ में नहीं आता कहाँ से सर शुरू किए, समझ में नहीं आ रहा. ये सब पढ़ा चुके हैं हम, देख लेना, लेक्चर यूट्यूब पर अपलोडेड है. यहाँ तक हम पढ़ा चुके थे ये पैरा. ओके लास्ट तक याद है, जिसमें हम बताए थे आपको कि आईजीएम जो है, आईजीएम एंटीबॉडी जो है ज्यादा इफेक्टिवली कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट कर सकता है. आईजीएम टाइप ऑफ एंटीबॉडी इज मोर एफिशिएंट इन एक्टिवेटिंग क्लासिकल पाथवे. व्हाई? एनीबॉडी बताए थे हम, किसी को याद है क्यों है आईजीएम ज्यादा आपका पोटेंट इन एक्टिवेटिंग क्लासिकल पाथवे? व्हाई? बिकॉज कोई बता सकता है? नो? देखिए ये फिगर दिख रहा है आपको, फिर से हम समझा देते हैं. ये फिगर दिख रहा है दोनों? सर बताया था कि वो प्लानर में रहता है, फिर वो जब बाइंड करता है तो ज्यादा साइड पे वो बाइंड करता है. हाँ, पेंटावेलेंट होता है आईजीएम. और जब आईजीएम एंटीबॉडी जब एंटीजन से बाइंड नहीं किया हुआ होता है तो देन इट इज इन दिस फॉर्म, प्लेनर फॉर्म. और इसके जो CH2 डोमेन है, FC रीजन का CH2 डोमेन है, दे आर नॉट एक्सपोज्ड बट दे आर इन वन प्लेन. बट व्हेन IgM bind with the antigen, then two sides, 2 है कि 3 है? 3 साइड बाइंड करता है सर, 2 साइड बाइंड नहीं कर पाता है, बताया था. 3 साइड एक्सपोज होता है कि वो 1 साइड? लेस देन 10 molecules of IgM डेफिशिएंसी हमको याद.
each C1 माइक्रो शायद 2 साइट एक्सपोज होता है. Circulating non-antigen IgM adopts a planar configuration in which C1q bind sites are not exposed. However, when pentameric IgM is bound to a multivalent antigen, it undergoes a conformational change, assuming a so-called staple configuration in which at least 3 binding sites for C1q are exposed. जब एंटीजन से बाइंड करता है तो CH2 डोमेन जो है FC में, चूंकि 5 CH2 डोमेन हो गए इसमें, ओके, तो 5 में से 3 CH2 डोमेन जो है एक्सपोज हो जाता है. तो CH2 डोमेन जब एक्सपोज हो गया तो आप देखिए C1 की, ये C1 कॉम्प्लेक्स है. C1 कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ व्हाट? C1q मॉलिक्यूल, 1 C1q and 2 C1r and C1s, 2 of C1r and 2 of C1s. तो C1q है, हम बताए C1q में क्या है, 18 पॉलीपेप्टाइड चेन है. आप देखिए इन every globular head there are 3 पॉलीपेप्टाइड चेन. तो इस तरह से 6 ग्लोबुलर हेड हो गए. ये ग्लोबुलर हेड जो है एंटीबॉडी के कांस्टेंट पोर्शन से FC रीजन के CH2 डोमेन में से बाइंड करता है. तो पेंटावेलेंट है तो इसमें 3 बाइंडिंग साइट हो गए. तो 1 C1q कैन बाइंड विथ 1 आपका IgM मॉलिक्यूल से 3 साइट के साथ बाइंड कर. तो दिस विल गिव ए स्टेबल बाइंडिंग. लेकिन IgG के केस में there is only 1 CH2 domain which is available for the binding. ये दोनों मिला के एक CH2 डोमेन है, ओके, which is available for the binding. So एक तो हमको इसीलिए आप इस फिगर में देखिएगा ये IgG है, 2 मॉलिक्यूल IgG एंटीबॉडी का दिखाया है. तो अगर एक के साथ ये नहीं स्टार्ट हो सकता क्लासिकल पाथवे, एटलीस्ट 2 एंटीबॉडीज आर नीडेड ऑफ IgG. और IgM रहता तो एक ही एंटीबॉडी से स्टार्ट हो सकता था. तो इस सेल सरफेस पर स्टेबलाइज करने के लिए 2 हुक लग गया, इसको 2 से बाइंड कर गया. तो ये C1q स्ट्रक्चर इज नाउ स्टेबलाइज्ड ऑन द सेल सरफेस, पैथोजन सेल सरफेस. अब उसके बाद C1r और C1s will come into the action. That is why pentavalent IgM can induce the classical pathway more efficiently than IgG. In contrast to pentameric IgM, monomeric IgG contains only 1 C1q binding sites per molecule and the conformational change, इसमें भी conformational change होता है, बहुत ही कम हो रहा है. इसमें conformational change drastic हो रहा है. देखिए ऐसा से ऐसा हो जाता है. There is therefore striking difference in the efficiency with which IgM and IgG are able to activate complement. Less than 10 molecules of IgM bound to a red blood cell can activate the classical complement pathway and induce lysis, whereas some 1000 molecules of cell-bound IgG are required to ensure the same result. कहाँ 10 और कहाँ 1000. 10 मॉलिक्यूल भी मिल गया IgM का तो इफेक्टिवली RBC जो है पूरा डिस्ट्रक्ट हो जाएगा. RBC को ही एंटीजन मान लो, लेकिन IgG 1000 चाहिए. देखिए 3 है बाइंडिंग साइट. क्यों अंतर आया ऐसा? 3 बाइंडिंग साइट है और यहाँ पर 1 बाइंडिंग साइट है. तो हम बताए ही थे 3 था तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 गुना 10 गुना 10, तो 1000 मॉलिक्यूल चाहिए होगा IgG का. अब आगे बढ़ते हैं, क्लासिकल पाथवे का इंटरमीडिएट्स देखते हैं. क्या क्या हो इंटरमीडिएट्स है. तो हम बताए ही हैं आपको. सबसे पहले क्या हो रहा है, ये फिगर दिख रहा है आपको? यस सर. 1, इज इट विजिबल टू यू? छोटा छोटा है ये. रिकॉर्डिंग स्टार्ट है? यस. देखिए अब पहले क्या हो रहा है, क्लासिकल पाथवे स्टार्ट हो रहा है. अभी हम समराइज करके पहले ही बताए ही थे. क्लासिकल पाथवे स्टार्ट हो रहा है. तो सबसे पहले क्या हो रहा है, C1q ऑफ द C1 कॉम्प्लेक्स इज बाइंडिंग विथ एंटीजन बाउंड एंटीबॉडी. ये रेड वाला एंटीजन है का एपिटोप है, समझ लीजिए, ऑन द पैथोजन सेल सरफेस. और इसके वेरिएबल रीजन से एंटीबॉडी बाइंड किया हुआ है. कांस्टेंट रीजन इज एक्सपोज्ड and to this constant region C1q is binding with its globular head. Okay,
C1q binds antigen bound antibody and induces a conformational change in one C1R molecule. जब बाइंड होता है कांस्टेंट रीजन से ग्लोबुलर हेड, ये बाइंड हो गया, तो बाइंड होने के बाद C1R जो है एक C1R मॉलिक्यूल में स्ट्रक्चरल चेंज आ जाता है, कन्फर्मेशनल चेंज, जिससे एक्टिवेट हो जाता है C1R, और दिस C1R then activates second C1R and the 2C1S molecule. फिर second C1R molecule activate हुआ, उसके बाद 2C1S molecules get activated. Then what happens? C1S, ठीक है, लास्ट में क्या एक्टिवेट हुआ? C1S क्लीव्स C4 and C2, बता चुके हैं आपको। C4, अब देखिए इतना हम आपको समराइज कर दिए, अब आपको ये सब काफी आसान लगेगा समझने में। देखिए C1S क्लीव्स C4 and C2, C1S का सबस्ट्रेट है, बताया थे, C4 and C2, C4 is cleaved first and C4b binds to membrane close to C1। इसको भी आप समझिए, एक की पॉइंट है, जहां पर ये बाइंड किया एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, इसके विसिनिटी में, इमीडिएट विसिनिटी में ही आपका क्या हो रहा है? C4 इज क्लीव्ड एंड देन उसके क्लीवेज के बाद C4b फ्रेगमेंट इज बाइंडिंग कोवैलेंटली टू द पैथोजन सेल सरफेस इन इट्स इमीडिएट विसिनिटी। ओके, क्योंकि C4b का जो एक्सपोज्ड थायोस्टर बॉन्ड है वो क्या होगा? रिड्यूस्ड हो जाएगा इमीडिएटली, अगर बाइंड नहीं किया तो इसका बाइंड होना बहुत जरूरी, बाइंड होना जरूरी है C4b का। तो दूर जाके बाइंड करेगा तो टाइम लग जाएगा, तो रिड्यूस हो जाएगा। तो नजदीक में ही जस्ट C1S क्लीव किया C4 को C4b में, C4b यही नजदीक में नीचे में ही बाइंड कर गया कोवैलेंटली, रिड्यूस होने से पहले। C4b इज क्लीव्ड, इसीलिए C4b को पहले क्लीव किया गया। C4 इज क्लीव्ड फर्स्ट एंड C4b बाइंड्स टू द मेम्ब्रेन क्लोज टू C1। नाउ C4b binds to C2 and exposes it to the action of C1S. C1S cleaves C2, creating the C3 convertase C4b2a। बहुत ही सिंपल है। देखिए इस फिगर को ध्यान से देखिए, यहां पर क्या हुआ? बाइंड किया, ग्लोबुलर हेड बाइंड किया, कांस्टेंट रीजन से कन्फर्मेशनल चेंज आया, C1R एक्टिवेट हुआ, दूसरा C1R को एक्टिवेट किया, फिर एक C1S एक्टिवेट हुआ, दूसरा C1S भी एक्टिवेट हुआ। C1S के एक्टिवेट होने के बाद सबसे पहला सबस्ट्रेट इसका आता है C4 आया, C4 को कन्वर्ट कर दिया C4b में, हाइड्रोलाइज कर दिया C4b में, एंड C4a निकल गया एनाफिलैटॉक्सिन का काम करने के लिए। C4b जो है इन इमीडिएट विसिनिटी इट बाउंड्स covalently to the plasma, a protein molecule in the plasma membrane, और वो प्रोटीन मॉलिक्यूल में अमाइन ग्रुप इज एक्सपोज्ड। सो उस अमाइन ग्रुप के साथ ये कोवैलेंटली बाइंड कर गया C4b इमीडिएट विसिनिटी। C4b बाइंड करने के बाद जो है C2 बाइंड कर गया, दिस कंप्लीट सर्कल थोड़ा डार्क ग्रीन वाला C2 का बाइंड कर गया। अब ये क्या है? C4b C2 ये क्या है? बाउंड स्टेट में, सेल सरफेस पर, पैथोजन सेल सरफेस पर बाउंड है। तो इसके बाइंड करने के बाद फिर क्या हुआ? C4b जो है एंजाइमेटिकली क्लीव्स द C2 into C2b स्मॉलर फ्रेगमेंट एंड C2a लार्जर फ्रेगमेंट, and C4b and C2a now it will be called as C3 convertase enzyme। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, C4b2a भी लिख सकते हो, C4b C2a भी लिख सकते हो, दोनों तरीका से लिख सकते हो। ऐसे लिखने के लिए C कॉमन ले लिया, C4b2a हो गया, C3 convertase enzyme। But this C3 convertase enzyme is in the bound state, this is not free, okay? So this is in the bound state, keep this in your mind। सेकेंड स्टेप में C3 convertase enzyme has been produced now। समझ में आ रहा है लोगों को? आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। अब देखिए थर्ड स्टेप में
C3 convertase hydrolyzes many C3 molecules. Some combine with C3 convertase to form C5 convertase. बता चुके हैं आपको। C4 बाउंड स्टेट में है C3 कन्वर्टेज, अब C3 को ये कन्वर्ट करेगा C3b में और C3a में। अब C3a फिर चला गया एनाफिलाटॉक्सिन में, C3 एनाफिलाटॉक्सिन, C4a एनाफिलाटॉक्सिन, C5a एनाफिलाटॉक्सिन। ओके, और C4b to a C3 convertase enzyme will convert many C3 into C3b and C3a. And some of the C3b will go and bind to this membrane bound C3 convertase enzyme. Will bind to membrane bound C3 convertase enzyme, this C3b, and this will become now C5 convertase. And many of the C3b fragments will go and will work as opsonin. फेगोसाइटोसिस जब पढ़ाएंगे आपको ऑप्सोनिन बताएंगे। ऑप्सोनिन आप समझ लीजिए, बता चुके हैं। ऑप्सोनिन से फॉरेन सेल है, फॉरेन सेल के ऊपर ये C3b फ्रैगमेंट, C4b फ्रैगमेंट्स जाकर के कोवैलेंटली बाइंड कर गए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन से ऊपर में। तो इनके बाइंड होने की वजह से C3b C4b फ्रैगमेंट बाइंड होने की वजह से पैथोजन सेल सरफेस पर C3b C4b रिसेप्टर्स जो है, these receptors are present on the WBCs. Okay, C3b C4b receptors कौन से? CR1 complement receptor 1 is C3b C4b receptor and these are present on WBC. तो WBC वो प्रेजेंट है, इससे आसानी से रिकॉग्नाइज कर लिया, ऑप्सोनिन लगा हुआ है चारों तरफ पैथोजन के, रिकॉग्नाइज कर लिया कि यही पैथोजन है जिसको किल करना है, उसको फेगोसाइटोज कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस C3b C4b। तो ये भी हो गया फेगोसाइटोसिस। या तो C3b C4b मार्क हो गया, क्या कर रहा है C3b C4b, फॉरेन सेल सरफेस पर जाके टैग हो रहा है ऑप्सोनिन और उसको मार्क कर दे रहा है, टैग कर दे रहा है कि ये फॉरेन है, बाहर से आया है, कुछ गड़बड़ करेगा, इसको क्लियर करोगे। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम विल चेक इट, ओके C3b अटैच्ड है, मार्क है, ओके क्लियर इट, फेगोसाइटोज दिस सेल। तो दिस विल, तो ऑप्सोनिन का भी बहुत बड़ा रोल है। तो आप जान लीजिए अगर C3 में किसी आदमी में खराबी हो गया, C3 में म्यूटेशन आ गया, C3 डेफिशिएंसी हो गया, तो कितना मेजर उसको सेटबैक होगा। पूरा क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेट पाथवे, लैक्टिन पाथवे उसका खराब हो गया, साथ ही साथ ऑप्सोनिन गड़बड़ हो गया, एनाफिलाटॉक्सिन गड़बड़ हो गया, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ही खराब हो गया उसका। ओके, अब देखिए चौथा स्टेप में क्या हो रहा है। अब सिंपल है, C5 कन्वर्टेज बनने के बाद इसका सबस्ट्रेट C5 है, C5 को C5b में कन्वर्ट कर दिया और C5a इज वर्किंग एज एनाफिलाटॉक्सिन। C5b का काम क्या है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स में जाएगा, ये ओके बनाने में काम आएगा। तो ये हो गया आपका क्लासिकल पाथवे। अब कोई पूछेगा आपसे क्लासिकल पाथवे लिखना, आराम से लिख दोगे, समझा दोगे, ठीक है। C1 से स्टार्ट किए और C5 तक आए। सबसे लास्ट में हम लोग तीनों पाथवे पढ़ने के बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन, क्योंकि वो कॉमन है सब पाथवे का। यहां तक क्लियर है आपको? कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। एनी प्रॉब्लम, एनीबॉडी? सर ये रेड रेड क्या है सर? कौन वाला? ये एंटीबॉडी के नीचे डॉट डॉट करके रेड रेड जो है, ये तो बता रहे थे, ये इसको तुम एंटीजन समझ लो। ये क्या है? पैथोजन का सेल सरफेस है, पैथोजन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल सरफेस है। ऑन द सेल सरफेस ऑफ द पैथोजन, पैथोजन का अपना प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, एंड उस प्रोटीन मॉलिक्यूल के ऊपर प्रोटीन मॉलिक्यूल है, सर्टेन रीजन ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विल वर्क एज एपिटोप। ओके, ये एंटीबॉडी जो है हम पढ़ाए थे ही, कैसे एंटीबॉडी ऊपर ऊपर बताए थे, वेरिएबिलिटी होती है, जीन रीअरेंजमेंट होता है, जीन रीअरेंजमेंट से क्या हुआ? ओके, लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडी डाइवर्सिटी इज जनरेटेड। यस सर। टी सेल रिसेप्टर में हुआ, टी सेल में रिसेप्टर इज आपका सरफेस बाउंड, और बी सेल में इनिशियली इट इज सरफेस बाउंड, देन इट इज सीक्रेटेड लेटर ऑन। तो जो बी सेल से एंटीबॉडी सीक्रेट हुआ
तो अब ये एंटीबॉडी क्या, क्लोनल सिलेक्शन भूल गया, क्लोनल सिलेक्शन एंड प्रोलिफरेशन बताए थे। तो एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक है, ये एंटीजन है जिसे बाइंड किया हुआ है, रेड रेड, ये एंटीजन है। आगे बढ़ें, क्लासिकल Yes, sir. पाथवे क्लियर है। देखो अब यहाँ पर हम ये जो लिखा हुआ लिटरेचर इसको एक बार फिर पढ़ देते हैं, तो समझ लो कि ये 3 बार हम क्लासिकल पाथवे आपको पढ़ा दिए। द इंटरमीडिएट्स इन द क्लासिकल पाथवे आर डिपिक्टेड schematically in figure this. Proteins of the classical pathway are numbered in the order in which the proteins were discovered, which does not quite correspond with the order in which the proteins act in the pathway. बता दिए हैं, C4 है, इसका मतलब नहीं है कि C4 चौथा स्टेप में आएगा, C4 पहला स्टेप में भी आ सकता है। नंबरिंग जो है उसका डिस्कवरी के आधार पर है। Okay, a disconnect that has troubled generations of immunology students. ये तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इम्यूनोलॉजी के स्टूडेंट का ही हमेशा से प्रॉब्लम रहा है कि उसका नंबरिंग जो है, लेकिन आप समझ लीजिए ऐसा ही है, क्योंकि जो साइंटिस्ट डिस्कवर किया उसको भी तो कुछ रेस्पेक्ट देना है ना। उसने जो नाम रख करके मर गया, वो उसके मरने के बाद उसका नाम थोड़े बदल दीजिएगा। वो C4 नाम देके गया उसको, अब C4 को बदल के C2 थोड़े कर दोगे आप, क्योंकि ये पहले आ रहा है, C1 के बाद एक्शन में आ रहा है। Note that binding of one component to the next always induces either a conformational change or an enzymatic cleavage, which allows for the next reaction in the sequence to occur. Binding of C1q to the CH2 domains of the Fc regions of the antigen complexed antibody molecule induces a conformational change in one of the C1r molecules. फर्स्ट क्या हुआ, C1q जो है CH2 डोमेन के साथ बाइंड किया एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स के, और इसकी वजह से कॉन्फर्मेशनल चेंज आया। वो उस कॉन्फर्मेशनल चेंज की वजह से C1r मॉलिक्यूल जो है कन्वर्ट हो गया इन द एक्टिव सीरीन प्रोटीएज एंजाइम, और दिस एक्टिव सीरीन प्रोटीएज एंजाइम दैट इज द फर्स्ट C1r मॉलिक्यूल देन क्लीव्स एंड एक्टिवेट्स इट्स पार्टनर C1r मॉलिक्यूल। इसके बगल में C1R मॉलिक्यूल को क्लीव और एक्टिवेट कर देता है। अब क्या हो गया, पहला C1R मॉलिक्यूल जो है वो सिर्फ कन्फर्मेशनल चेंज के आने की वजह से एक्टिव हुआ। वो कन्फर्मेशनल चेंज कहां से आया, एंटीजन एंटीबॉडी जो बाउंड था उस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से C1q का ग्लोबुलर हेड जो बाइंड किया, इस बाइंडिंग की वजह से कन्फर्मेशनल चेंज जो आया, उस कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से पहला C1R मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो गया, उसमें कोई क्लीवेज नहीं हुआ। लेकिन दूसरा C1R मॉलिक्यूल जो हुआ उसको एक्टिवेट किया पहला C1R मॉलिक्यूल, लेकिन वो एक्टिवेशन कैसे हुआ, बाय द क्लीवेज। अब क्या है, 2 C1R प्रोटीएजेस है और ये दोनों मिलके देन क्लीव एंड एक्टिवेट द 2 C1S मॉलिक्यूल्स। 2 C1S मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर देते हैं हाइड्रोलाइज करके। अब C1S मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो गया। अब इसका काम है, C1 हैज 2 सबस्ट्रेट C4 C2। C4 is activated when C1 hydrolyzes small fragment C4A from amino terminus of one of its chain। C4 से C4A अमीनो टर्मिनस चेन की तरफ से एक छोटा पेप्टाइड हाइड्रोलाइज होकर के निकल गया, तो बड़ा पेप्टाइड जो बच गया, ठीक है, C4B। दैट बड़ा पेप्टाइड इज नॉट ए सिंगल पेप्टाइड, दिस ऑल्सो इज, आप देख सकते हैं 3 पेप्टाइड है इसमें, C4B है ये, दिस इज C4B फ्रेगमेंट। ये फिगर आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है क्लियर? यस सर। देखिए कहां पर बाइंड होता है। C4B जो है आपको हम बताए थे, C4B जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के किसी प्रोटीन के साथ जाके बाइंड कर गया इन द नियर विसिनिटी कोवेलेंटली,
तो C4B कैसे बाइंड कर रहा है, या C4B जब ऑप्सोनिन का काम कर रहा है तब भी उसी तरह बाइंड कर रहा है। C4B अगर C3 कन्वर्टेज एंजाइम बनने वाला है आगे चल के तो भी वैसे ही बाइंड कर रहा है। ओके, कैसे बाइंड कर रहा है? अनबाउंड C4B का स्ट्रक्चर देखिए ऐसा है, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है, सबके बीच में डाइसल्फाइड ब्रिजेस आर देयर। नाउ फोकस ऑन दिस रेड portion. This is thioester bond which is present in one of its polypeptide, and amine group is exposed on the cell membrane. किसी प्रोटीन का ये अमीन ग्रुप होगा। ओके, बहुत सारे प्रोटीन होंगे सेल मेम्ब्रेन पर, एक प्रोटीन पर भी कई सारे अमीनो ग्रुप होंगे। ओके, डिपेंड करता है अमाइनो एसिड का कंपोजिशन क्या है, क्योंकि एक अमाइनो एसिड में तो जनरली एक अमाइनो एसिड में एक अमीन ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, लेकिन एलिफेटिक चेन पर डिपेंड करेगा, उसमें एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप भी हो सकते हैं। ओके, तो अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, पढ़ाए थे ट्रांसलेशन, अगर किसी को याद हो तो, आप लोग को नहीं पढ़ाया तो आपको आगे चल के कभी बता देंगे। ट्रांसलेशन में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक बोथ फंक्शनल ग्रुप्स आर इंगेज्ड। तो अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक एंड अमीनो ग्रुप है, अगर एक्स्ट्रा नहीं है, हम एक अमाइनो एसिड में एक कार्बोक्सिलिक और एक अमीनो ग्रुप ही है, तो बोथ विल बी इंगेज्ड इन द पेप्टाइड बॉन्ड, प्रोटीन के अंदर है तो। लेकिन अलिफेटिक ग्रुप में अगर एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ओके, या बेसिक अमाइनो एसिड है जैसे आपका ओके लाइसिन वगैरह, तो उसमें अमाइनो ग्रुप एक्स्ट्रा होगा, तो दैट विल बी यूज्ड एज फॉर द कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर तो थायोस्टर बॉन्ड है, अब बाउंड करता है, तो यहाँ पर ये रिड्यूस हो गया आपका एक अमाइनो एसिड जिसमें S है। यहाँ पर कौन सा अमाइनो एसिड होगा जिसमें S है? सल्फर है। एनीबॉडी? कौन सा अमाइनो एसिड है जिसमें सल्फर है, बताइए। 16। यस, सिस्टीन। एक ही अमाइनो एसिड है जिसमें सल्फर है, सिस्टीन। तो सिस्टीन का है SS, यहाँ पर ये रिड्यूस हो गया SH, और यहाँ पर ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड बन गया है। ये बाउंड C4B है। अगर ये इमीडिएटली बाउंड नहीं करे, अगर आपने C4B क्लीव कर दिया, C4 के क्लीवेज से C4B फ्रेगमेंट जनरेट हो गया, और इसको इमीडिएटली ये अमीन एक्सपोज्ड अमीन ग्रुप नहीं मिला और ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो ये तुरंत हाइड्रोलाइज भी कर जाएगा, ये रिड्यूस हाइड्रोलाइज कर जाएगा। ये हाइड्रोलाइज करने का मतलब ये जो है थायोस्टर बॉन्ड जो है ये काफी अनस्टेबल होता है। क्लीव होने के बाद थायोस्टर बॉन्ड एक्सपोज हो जाता है, नहीं तो ये क्या रहता है, प्रोटीन के अंदर घुसा हुआ है। ओके, प्रोटीन के अंदर कोर में है मौजूद, C4 के कोर में था। ये कोर में होने की वजह से वहां पर उसको वाटर का एक्सेस नहीं था, वाटर मॉलिक्यूल का। लेकिन क्लीव होने के बाद C4B जनरेट होने के बाद ये खुल गया। सोचो वहां ऊपर में कहीं बंधा हुआ था, ये खुल गया स्ट्रक्चर, खुलने के बाद ये एक्सपोज्ड हो गया थायोस्टर बॉन्ड, और दिस थायोस्टर बॉन्ड इज हाईली अनस्टेबल, और अनस्टेबल है तो अगर अमीन ग्रुप नहीं मिला तो ये हाइड्रोलाइज कर जाएगा, और ये फिर कभी बाइंड नहीं करेगा दिस हाइड्रोलाइज C4B। ओके, तो लिखा हुआ बोथ C3B एंड C4B कंटेन हाईली रिएक्टिव थायोस्टर्स, और C3B का भी सेम है, C4B का भी सेम है। ओके, दोनों highly reactive thiosters which are subject to nucleophilic attack by hydroxyl or amino group on cell membrane proteins and carbohydrates. Breakage of thioester leads to the formation of covalent bonds between the membrane macromolecules and the complement components. यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, लेकिन इफ दिस कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन डज नॉट अकर क्विकली आफ्टर जनरेशन ऑफ C3B C4 फ्रेगमेंट्स, द थायोस्टर विल बी हाइड्रोलाइज्ड टू ए नॉन रिएक्टिव फॉर्म। ये तो इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए C4B fragment attaches covalently to the target membrane surface in the vicinity of C1 and then binds to C2. बता चुके हैं आपको, C2 से बाइंड किया C4B,
Now C4b binding to the membrane occurs when an unstable internal thioester on C4b exposed upon C4 cleavage reacts with hydroxyl or amino group of proteins or carbohydrates on the cell membrane. ये प्रोटीन पर भी हो सकता है या कार्बोहाइड्रेट पर भी, उसको एक अमीनो ग्रुप चाहिए. This reaction must occur quickly, otherwise the thioester C4b is further hydrolyzed and can no longer make a covalent bond with the cell surface. Okay, so अगर ऑप्सोनिन का काम ये कर रहा है C4b C3b, तो इमीडिएटली ये बॉन्ड फॉर्मेशन होना मांगता है, नहीं तो हाइड्रोलाइज हो जाएगा तो ये ऑप्सोनिन का काम नहीं करेगा. Approximately 90% of the C4b is hydrolyzed before it can bind the cell surface. On binding, अब देखिए आगे क्या हो रहा है. On binding C4b, C2 becomes susceptible to cleavage by the neighboring C1s enzyme. C2 को भी C1s एंजाइम ही क्लीव कर रहा है और C4b को भी C1s ही क्लीव कर रहा है. बताए थे C1s का C4, C2 और C4 दोनों सबस्ट्रेट है. C4b का काम तमाम करने के बाद, क्लीवेज के बाद वो C2 पर आया. उसके बाद C2 को क्लीव करेगा, क्योंकि C2 जो है, नहीं, C2 बाइंड करता है C4b से. उसके बाद C2 जब C4b से बाइंड करता है तब C2 becomes susceptible to cleavage. C2 को अकेला अगर बाउंड फॉर्म में नहीं है तो C1s cannot cleave C2. एंड द स्मॉलर C, तो देखिए कितना टाइटली रेगुलेटेड है ये, क्योंकि सब डिजॉल्व प्रोटीन है. ओके, तो C2 का एनकाउंटर C1s से होता होगा, लेकिन उस समय C1s C2 को नहीं क्लीव करेगा. अगर क्लीव कर देता तो क्या होगा, क्लासिकल पाथवे शुरू हो जाएगा. C2 को तभी क्लीव करेगा जब वो C4b के साथ बाउंड होगा, प्रेजेंट किया होगा C4b के साथ, देन ओनली C1s विल क्लीव इट. और उसके as a result of which smaller C2b fragment diffuses away, leaving behind the enzymatically active C4b C2a complex. This is the C3 convertase enzyme. Now in this complex, C2a is the enzymatically active fragment. Okay, enzymatic active fragment C2a है, लेकिन ये एक्टिव तो है लेकिन कुछ ये कर नहीं सकता है अकेला जब तक ये C4b के साथ ना हो. C2a is the enzymatically active fragment, but it is only active when bound to C4b. दोनों जगह आप समझ लीजिए, C2 भी तभी क्लीव होगा जब C4b के साथ बाउंड हुआ, और क्लीव होने के बाद C2a फ्रैगमेंट में एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी आया होता है, लेकिन वो एंजाइमेटिक एक्शन भी तभी होगा जब वो C4b बाउंड हुआ. तो क्लीवेज और एक्शन दोनों C4 बाउंड है तभी हो रहा है. दिस C4b complex is C4b2a complex is called C3 convertase, referring to its role in converting C3 into an active form. Okay, the smaller fragment generated by C4 cleavage is C4a is an anaphylatoxin. The membrane bound, आप देखिए हम बता ही चुके हैं ये क्या है. मेम्ब्रेन